हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। ये सेकंड लास्ट यूनिट है इकोनॉमिक्स का। तो आज हमारा ये वीडियो जो बन रहा है इसका चैप्टर है 4, मतलब यूनिट है 4, आय एवं रोजगार के निर्धारण। तो आइए देखते हैं आय एवं रोजगार के निर्धारण। तो आय एवं रोजगार के निर्धारण ये जो यूनिट है इसमें 4 चैप्टर मिलाकर आएंगे, जिसका पहला ही क्वेश्चन है 482 नंबर क्वेश्चन नंबर है। तो यहां पहला ही क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि आय का संतुलन स्तर, आय का संतुलन स्तर डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्पादन का संतुलन स्तर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रोजगार का संतुलन स्तर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा एक का सी। उत्पादन का आय का संतुलन स्तर किसको बताता है? उत्पादन के संतुलन स्तर और रोजगार का संतुलन स्तर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्स के बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार, किन्स जो जॉन मेनार्ड किन्स थे, कि बचत निवेश दृष्टिकोण के साथ, माने सेविंग इन्वेस्टमेंट, बचत माने सेविंग और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, सेविंग निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन, आय रोजगार संतुलन इस बिंदु पर होगा जहां 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 आई ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आई, आई इज इक्वल टू एस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर होगा आई इज इक्वल टू एस। बचत और निवेश दृष्टिकोण किन्स बताते हैं आई इज इक्वल टू एस। अगला क्वेश्चन, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? कह रहा है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रभावपूर्ण मांग, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो यहां आंसर हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग, मतलब एडी। प्रभावपूर्ण मांग मतलब क्या बोलते हैं? एडी, एग्रीगेट डिमांड, जिसका मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चले, तो अगला क्वेश्चन है, परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार समग्र मांग और कीमत स्तर में विपरीत संबंध है, इसलिए एडी वक्र का ढलान होता है। एडी वक्र का ढलान होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी है नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार समग्र मांग और कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांग में तो हमेशा विपरीत संबंध होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा, यहां आपका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि डिमांड वक्र हमेशा क्या होता है, अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखें तो डिमांड वक्र हमेशा नीचे की ओर आता है। डिमांड वक्र क्या होगा? हमेशा नीचे की ओर आता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरावादी विचारधारा के अनुसार एडी तथा एएस, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में समानता या संतुलन एक सामान्य विशेषता है, इनमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण रोजगार की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रोजगार की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी अति पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो कह रहा है परंपरावादी विचारधारा के अनुसार एडी तथा एएस में समानता या संतुलन एक सामान्य विशेषता है, इनमें पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख रहा है, केंच के अनुसार एडी तथा एएस की समानता संतुलन में, मतलब कि एडी बराबर एएस, एडी बराबर एएस, एडी बराबर एस संतुलन में हो सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है अपूर्ण रोजगार की स्थिति में, ऑप्शन बी पूर्ण रोजगार प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी कम मजदूरी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है केंज के अनुसार एडी तथा एस की समानता माने संतुलन में हो सकती है। क्या हो सकती है? तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण रोजगार की स्थिति में एडी तथा एस समानता माने संतुलन में हो सकती है। यहां आंसर हो जाएगा अपूर्ण रोजगार की स्थिति में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका देखें, कह रहा है कि अपूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण कह रहा है अपूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें संतुलन तो होता है परंतु सभी साधनों को, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी शून्य रोजगार प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी कम मजदूरी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता। अपूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें क्या होता है,
पूर्ण रोजगार प्राप्ति नहीं होता है। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंज के अनुसार, माने ये केंज मतलब जॉन मेनार्ड किन्स कह रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है केंज के अनुसार, रोजगार के संदर्भ में कुल पूर्ति फलन वह रेखा है जो, ऑप्शन नंबर ए नीचे से ऊपर की ओर उठती है, ऑप्शन नंबर बी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, ऑप्शन नंबर सी खड़ी रेखा है, ऑप्शन नंबर डी पड़ी रेखा है। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीचे की ओर। रोजगार के संदर्भ में कुल पूर्ति फलन वह रेखा है जो नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि पूर्ति फलन क्या होता है, पूर्ति फलन, यहां ध्यान देना, पूर्ति फलन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है पूर्ति फलन, तो नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई होती है। ओके, चलिए, तो अगला मतलब कि ऐसे उठती हुई होती है पूर्ति फलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एस माने एग्रीगेट सप्लाई और एडी एग्रीगेट डिमांड तथा एस माने सेविंग और आई माने इन्वेस्टमेंट में एक साथ संतुलन तब होता है, तब आता है जब एस बराबर एडी, ऑप्शन बी एस बराबर आई, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी बराबर नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर आपका सी कि एस बराबर एडी भी सही है और एस बराबर आई भी सही है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है, पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें एडी बराबर एस और एस बराबर आई, मतलब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, तथा इसमें नहीं पाई जाती, इसमें नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए अनैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी कम मजदूरी की दर, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन का कम स्तर, ऑप्शन नंबर डी कम आय। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनैच्छिक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 492 देखिए, कह रहा है कि अति पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में, अति पूर्ण रोजगार की संतुलन की स्थिति में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल कीमतों में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवाओं के प्रवाहों में कोई वृद्धि नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी समग्र मांग और पूर्ण रोजगार के लिए पर्याप्त मांग से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, समावेश तथा वापसी के कारण, समावेश तथा वापसी के कारण आय के संतुलन स्तर में, समावेश तथा वापसी के कारण आय के संतुलन स्तर में ऑप्शन नंबर ए खिसकाव होता है, ऑप्शन नंबर बी खिसकाव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी बिखराव होता है, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं होता। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ए खिसकाव होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र पूर्ति, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग अथवा बचत और निवेश में संतुलन निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संभव है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्ण रोजगार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपूर्ण रोजगार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अति पूर्ण रोजगार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पूर्ण रोजगार में भी होगा, अपूर्ण रोजगार में, अति पूर्ण रोजगार में भी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यून तथा अधिक, न्यून तथा अधिक मांग को, न्यून तथा मतलब एक्स न्यून तथा अधिक माने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ये पूछ रहा है कि न्यून तथा अधिक मांग को ठीक करने के उपाय हैं। ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो न्यून तथा अधिक मांग को ठीक करने के राजकोषीय नीति भी होता है और मौद्रिक नीति मतलब फिस्कल पॉलिसी भी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है। तो यहाँ आंसर सी होगा। ओके, तो दोनों ही सही है, इसलिए आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 496 नंबर कह रहा है कि राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की, ऑप्शन नंबर आय नीति, ऑप्शन नंबर बी व्यय नीति, ऑप्शन नंबर सी बजट तथा आय व्यय नीति, ऑप्शन नंबर डी बैंक दर नीति। तो यहां आंसर हो जाएगा सी बजट तथा आय व्यय नीति इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी व्यय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय है। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी है देश की सुरक्षा तथा कानून, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चले अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि पर किया जाने वाला व्यय किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक सहायता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कल्याण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधिमांग या न्यून मांग, अधिमांग या न्यून मांग मतलब एक्सेस डिमांड
या और डेफिसिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए सरकार आय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय नहीं है? कराधान, ऑप्शन नंबर बी घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी विदेशी नीति, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक ऋण। तो पूछ रहा है कि कौन सा उपाय नहीं है, कौन सा राजकोषीय उपाय नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी विदेशी नीति, बाकी सब तो है ही। अगला क्वेश्चन, सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए साख का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी अस्फीति अंतराल को कम करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो कह रहा है सस्ती मुद्रा नीति का उद्देश्य है, यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महंगी मौद्रिक नीति अपनाने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? कह रहा है कि महंगी मौद्रिक नीति अपनाने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साख आसानी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोग उधार लेने के लिए निरुत्साहित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समग्र मांग का स्तर नीचे गिरता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है साख की लागत बढ़ जाती है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साख आसानी से प्राप्त होता है। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन अधिमांग या स्फीति अंतराल की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैंक दर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी नगद अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी साख का संकुलन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चले अगला क्वेश्चन देखें, न्यून मांग या मुद्रा अस्फीति हो तो निम्नलिखित में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है साख प्रवाह में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है निर्यातों में आधिक्य, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 504 नंबर, अधिमांग या मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए, अधिमांग या मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साख में प्रवाह का संकुचन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आयात आधिक्य, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पूर्ण उपयोग। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, चले अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है 505 नंबर, देखें कह रहा है कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? कह रहा है कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय कौन से? मात्रात्मक माने होता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक माने क्या होता है? क्वांटिटेटिव। तो ये पूछ रहा है मात्रात्मक कौन से हैं, तो आपको बताना है। चले तो आप ऑप्शन नंबर ए है बैंक दर, ऑप्शन नंबर बी है खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सार्वजनिक ऋण। तो कह रहा है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय पूछ रहा है, क्वांटिटेटिव मेजर कौन से हैं? तो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, दोनों, सार्वजनिक ऋण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी दोनों ही, बैंक दर भी है और खुले बाजार की क्रियाएं भी है क्या? मात्रात्मक उपाय, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपाय बैंक दर भी है और खुले बाजार की क्रियाएं भी है, तो दोनों ही है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है, खुले बाजार की क्रिया से अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए है केवल सरकारी प्रतिभूतियां का बेचना, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी करेंसी का क्रय विक्रय, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां खरीदना, ऑप्शन नंबर डी है प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां खरीदना व बेचना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां खरीदना व बेचना। मतलब कि खुले बाजार की ओपन मार्केट में क्या होता है? प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्फीति अंतराल की स्थिति तब उत्पन्न होती है, स्फीति अंतराल माने इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप इसको बोलते हैं, स्फीति अंतराल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एडी ग्रेटर देन एएस होता है, मतलब कुल मांग ज्यादा होता है कुल पूर्ति से, कुल मांग बराबर कुल पूर्ति होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कुल मांग बराबर अधिक है कुल पूर्ति से, ऑप्शन डी कह रहा है कुल मांग
इंटू कुल पूर्ति होता है। तो कह रहा है स्फीति अंतराल में क्या होता है, मतलब कि इन्फ्लेशनरी में क्या होता है कि जब कुल मांग कुल पूर्ति से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी कि यहाँ आंसर पहला ही सही है, क्योंकि एडी क्या हो जाता है, एडी ग्रेटर देन हो एएस हो जाता है, मतलब कि वही बात कह रहा है कि कुल मांग क्या हो जाए, कुल पूर्ति से ज्यादा हो जाए तो स्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनाकर स्फीतिक अंतराल को ठीक किया जा सकता है। यहाँ है ऑप्शन नंबर ए क्रय शक्ति को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी क्रय शक्ति को कम करके, ऑप्शन नंबर सी क्रय शक्ति की स्थिति रखकर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रय शक्ति को कम करके, मतलब कि परचेजिंग पावर कम कर देना। अगला क्वेश्चन, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय उपाय सही नहीं है, पूछ रहा है यहाँ। वो राजकोषीय उपाय कौन सी सही नहीं है स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सरकारी व्यय में कमी, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक ऋण में कमी, ऑप्शन नंबर सी है करों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है निजी व्यय में कमी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी सार्वजनिक ऋणों में कमी करके। अगला क्वेश्चन, लोगों को ऋण देगा बैंक कम, मतलब कि बैंक कम देगा, मौद्रिक नीति में बैंक ही होता है, तो बैंक कम देगा लोगों को ऋण, तो लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, इसलिए क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे। ओके, तो ये राजकोषीय नीति में आएगा। अगला सॉरी मॉनेटरी नीति माने मॉनेटरी पॉलिसी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बैंक दर में कमी, ऑप्शन नंबर बी ऋणों की सीमांत आवश्यकता में कमी, ऑप्शन नंबर सी तरलता अनुपात में कमी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्फीतिक अंतराल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश में पूर्ण रोजगार के स्तर पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है एडी से, एग्रीगेट डिमांड से, एस बराबर एडी होता है, एडी लेस देन एडी होता है, एडी डिवाइडेड बाय एडी होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अस्फीतिक अंतराल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एस ज्यादा हो जाता है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट डिमांड से, तो अस्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो जाती है देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में किसने प्रतिपादित किया। तो ये जेबी से ने प्रतिपादित किया। किसने, जेबी से ने। इनको से का लॉ ही कहा जाता है, तो इन्होंने ही कहा था जेबी से ने कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इन्होंने कहा था जेबी से ने। ध्यान रखेंगे जेबी से इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है यदि एमपीसी बराबर एमपीएस है तो गुणक का आकार क्या होगा। एमपीसी बराबर एमपीएस है तो गुणक का आकार क्या होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के वियोग गुणक का विचार निम्न में से किसे प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए है आय गुणक, ऑप्शन नंबर उपभोग गुणक, ऑप्शन नंबर सी रोजगार गुणक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा किन्स के वियोग गुणक का विचार निम्न किससे प्राप्त हुआ, तो उपभोग गुणक से, जो कांस ने दिया था। अगला क्वेश्चन, गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। गुणांक को तो किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, के इजिकल टू, के का मतलब होता है गुणांक, के का मतलब क्या होता है, गुणांक माने मल्टीप्लायर बराबर होता है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ एच से इन्वेस्टमेंट को दिखाया गया है, कहीं कहीं आई से दिखाया जाता है। चलिए, तो ये आंसर सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किन्स के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, ऑप्शन नंबर बी उपभोग प्रवृत्ति से, ऑप्शन नंबर सी बचत प्रवृत्ति से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहां हो जाएगा किन्स के सिद्धांत का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर ए निवेश तथा आय, ऑप्शन नंबर बी आय तथा उपभोग, बचत तथा निवेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा निवेश तथा आय। निवेश करने से आय कई गुना बढ़ जाता है, ये कहना था किन्स का गुणक सिद्धांत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किन्स के निवेश गुणक का मान निर्भर करता है। किन्स के निवेश गुणक का मान निर्भर करता है
चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है आय स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर डी है निवेश स्तर पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, निवेश स्तर पर। किन्स का निवेश गुणक का मान निर्भर करता है? निवेश स्तर पर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्न में से कहां स्थापित होगा? एडी ग्रेटर देन एस, एडी एस ग्रेटर देन एडी, एडी बराबर एडी, इनमें से कोई नहीं। तो किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्न में से कहां स्थापित होगा? तो यह आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ एडी बराबर एस होना चाहिए, एडी बराबर एस होना चाहिए। मिसप्रिंट हो गया है जरा सा। चलिए, अगला, एमपीसी तथा गुणक में कैसा संबंध होता है? तो चैप्टर जब पढ़ाया जाता है ये पढ़ाया जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का चैप्टर, तो बताया जाता है कि एमसी तथा गुणक में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है, विपरीत होता है, उपयुक्त सभी। तो एमपीसी तथा गुणक में कैसा संबंध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रिलेशन होता है। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन करता है? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, दोनों। सामूहिक मांग भी करता है, सामूहिक पूर्ति भी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये कथन सत्य बताना जरा ध्यान से। अगर चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चैप्टर में, तो कौन सा कथन सही है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो सटाक आप आंसर सही सटीक लगाएंगे कि ऑप्शन बी इज इक्वल टू होता है के इज इक्वल टू 1/MPS। ओके, चले अगला क्वेश्चन है, एमपीसी का मान होता है, एमपीसी का मान होता है -1, ऑप्शन नंबर बी 0, 0 से अधिक 1 से कम, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो एमपीसी का मान होता है ऑप्शन नंबर सी, 0 से अधिक 1 से कम। अगला क्वेश्चन, यदि एमपीसी बराबर 0.5 होगा तो के होगा ऑप्शन नंबर सी 2 होगा, क्योंकि फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। यदि एमपीसी बराबर 0.5 तथा आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। यहां आंसर हो जाएगा आपका सी, 200 करोड़ का। अगला क्वेश्चन, गुणक। अब गुणक माने के बराबर होता क्या है? फॉर्मूला यहाँ पूछ दिया गया है कि के बराबर होता क्या है? तो इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो ये आंसर हो जाएगा बी, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। अगला, एमपीसी बराबर 0 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? एमपीसी बराबर 0 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 होगा। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.4 है तो गुणक का मूल्य होगा 6, 2, 4, 2.5। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5। अगला क्वेश्चन, गुणक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए विकसित देश, ऑप्शन नंबर बी अल्प विकसित देश, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणक कार्य करता है, यहां आंसर हो जाएगा अल्प विकसित देश में। अगला क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन कम रहता है। अगला क्वेश्चन 530 नंबर का है, केंज के रोजगार गुणक का नाम है, रोजगार गुणक, निवेश गुणक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका निवेश गुणक। केंज के रोजगार गुणक का नाम क्या है? निवेश गुणक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डेल्टा सी बराबर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 है तो गुणक होगा 6 होगा, इनफाइनाइट होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 होगा, क्या होगा? तो यहां आंसर हो जाएगा बी, इनफाइनाइट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एमपीसी बराबर 0.9 है तो गुणक का मूल्य होगा, ये सारा कराया था मैंने एग्जाम में एक टेबल बनाकर कि इतना होगा वैल्यू तो कितना आंसर आएगा, ये फॉर्मूले पे पुट करके। तो यदि एमपीसी बराबर 0.9 है तो गुणक का मूल्य होगा ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका सी 10। अगला क्वेश्चन, एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक होगा, ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी बराबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा बी, अधिक। एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक होगा अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुणक का मूल्य 10 है, यदि गुणक का मूल्य 10 है तो
गुणक का मूल्य 10 है तो सरल निवेश गुणक का मान होगा ऑप्शन नंबर 0.8, 0.6, ऑप्शन नंबर सी 0.9, ऑप्शन नंबर डी 0.5। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, यहाँ आंसर हो जाएगा सी 0.9। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन्स का निवेश गुणक निर्भर करता है, किन्स का निवेश गुणक निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सीमांत आय प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किन्स का निवेश गुणक निर्भर करता है, यहाँ आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक कम होगा, शून्य होगा, अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहां आंसर हो जाएगा सी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक भी अधिक होगा, शून्य होगा, कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा कम होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक भी क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर बी प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं निवेश गुणक सिद्धांत, निवेश गुणक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, निवेश गुणक सिद्धांत काहन है, किन्स है, मार्शल है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सिंपल सा आंसर है कि किन्स है निवेश गुणक सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर ए केंज के विनियोग गुणक का विचार निम्न में से किससे प्राप्त किया है, काहन के आय गुणक से, काहन के रोजगार गुणक से, काहन के उपभोग गुणक से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो केंज के विनियोग गुणक का विचार निम्न में किससे प्राप्त किया है, तो यहाँ आंसर सिंपल सा है कि काहन के रोजगार गुणक से। अगला क्वेश्चन देखें निम्न में से कौन सा सूत्र उचित है, कौन सा सूत्र उचित है। तो यहाँ सिंपल सा अगर फॉर्मूला बनाने आता है तो आप बना सकते हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा 541 का आंसर हो जाएगा ए के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। यहां देखें गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहां भी सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है कि ए ही सही होगा, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं गुणक का कौन सा सूत्र सही है, गुणक का कौन सा सूत्र सही है। तो यहां भी आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। चलिए तो यहां भी देखिए आ गया, यही इसी फॉर्मूले ऊपर वाले फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रख देंगे तो k का मान आ जाएगा। तो यदि एमपीसी बराबर 1 हो तो गुणक का आकार क्या होगा, 1 हो तो गुणक का आकार क्या होगा। तो ऊपर वाले फॉर्मूला पे इसी फॉर्मूला पे अगर रख देंगे तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि एमपीसी का मान अगर 1 हो तो गुणक का आकार क्या होगा। तो रख देंगे तो आंसर सिंपल सा आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू अल्फा। अगला क्वेश्चन देखें गुण के आकार की सीमा माने गुणक के आकार की, यहाँ क छूट गया है, गुणक के आकार की सीमा डैश डैश होती है 1 से 0, 1 से अल्फा, अल्फा से 0 और इनमें से कोई नहीं। तो गुणक के आकार की सीमा सिंपल सा होता है कि क्या, ये 1 से इनफाइनाइट तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है यदि एमपीएस का आकार 0.8 हो तो गुणक का आकार डैश डैश होगा, गुणक का आकार डैश डैश होगा। तो कह रहा है कि 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, एग्जाम जल्दी ही होने वाला है और सारे ऑब्जेक्टिव्स करा दिए गए हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, आगे भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, देखते रहिए क्या क्या अभी और आता है, 1 तारीख तक क्या क्या और आपको मिल पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।